सभी बच्चे ज्वाइन हो जाइए भाई जल्दी जल्दी। सारे बच्चे ज्वाइन हो जाइए भाई। हो गए सभी बच्चे ज्वाइन? सारे बच्चे ज्वाइन हो जाइए फास्ट। आज ये जर्नलिज्म की 12वीं क्लास है और आज का टॉपिक हमारा है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं भाई? राष्ट्रपति। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में हम जानते हैं, राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है। कौन सा नागरिक होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च पद है। राष्ट्रपति क्या है? भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च पद है, मतलब सबसे बड़ा पद है। संविधान के अनुसार, संविधान के अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, राष्ट्रपति संघ का शासन चलाने वाला व्यक्ति होता है। राष्ट्रपति कौन होता है? संघ का शासन चलाने वाला व्यक्ति। आप सभी लिखते रहे जल्दी जल्दी। संघ की कार्यपालिकीय शक्तियां कहाँ पे होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ये लिखिए जल्दी, फिर इसके बाद और लिखते हैं। जल्दी जल्दी लिखिए। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं लिखें। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, योग्यता और लिखो राष्ट्रपति पद के लिए। पद के लिए योग्यता, लिखिए जल्दी जल्दी। वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। सेकंड पॉइंट लिखिए, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। जल्दी जल्दी लिखें। वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, कोमा वह 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। लिखिए। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। वह लोकसभा का सदस्य, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। लिखिए। वह किसी लाभ के पद पर न हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो।
वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। ठीक है, ये सारी चीजें राष्ट्रपति की योग्यता के लिए चाहिए होती हैं। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भाई? कार्यकाल, राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से कार्यकाल कितने उसका होता है भाई? 5 साल का होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका कार्यकाल लिखो। 5 वर्ष का होता है। इसमें लिखो आगे, राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन का क्या तरीका होता है भाई? राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका लिखो। राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका, मतलब कैसे चुना जाएगा, क्या क्या प्रोसेस है, लिखो। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, राष्ट्रपति का निर्वाचन लिखो। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रतिनिधित्व प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा, और वो परोक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। आनुपातिक, कौन सी प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है ये? आनुपातिक, आनुपातिक, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा परोक्ष के निर्वाचन द्वारा, परोक्ष निर्वाचन होता है।
आइए बैठ। टाइम से आया था। स्नैप ले लीजिए इतना। जल्दी स्नैप ले लीजिए। आगे लिखिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका लिखा है, यहाँ से लिखना शुरू कीजिए जल्दी। फास्ट। यहाँ से लिखना शुरू कीजिए जल्दी। राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका, राष्ट्रपति के का चयन कैसे होता है इसके बारे में बताया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा परोक्ष निर्वाचन होता है। परोक्ष निर्वाचन होता है। लिख लिया। अगला पॉइंट लिखिए। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा संपन्न होता है। राष्ट्रपति का चुनाव किससे होता है? एक निर्वाचक मंडल द्वारा संपन्न होता है। निर्वाचक मंडल द्वारा संपन्न होता है। ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक सदस्य वरीयता के आधार पर मतदान करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक सदस्य वरीयता के आधार पर मतदान करते हैं। वरीयता के आधार पर मतदान करते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ आ रहा भाई? दिख रहा सभी को? ऑनलाइन वाले बच्चे बताते रहे भाई। ठीक है। अगला पॉइंट लिखो। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों निर्वाचक मंडल में ये जो निर्वाचक मंडल होता है ना, इसमें निर्वाचक मंडल में लिखो, निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों संसद के दोनों सदनों संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के लिखो, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये
विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं या सम्मिलित होते हैं। अब क्या है भाई, इसके ब्रैकेट में एक चीज आप और लिख सकते हो, इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 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 संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत केंद्र शासित राज्य दिल्ली तथा पांडिचेरी की विधानसभाएं राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेती हैं। दोबारा लिखो, 70वें संविधान संशोधन लिख लिया 1992 के तहत केंद्र शासित राज्य दिल्ली 1992 के तहत केंद्र शासित राज्य दिल्ली तथा पांडिचेरी केंद्र शासित राज्य दिल्ली तथा पांडिचेरी की विधानसभाएं राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेती हैं। लिख लिया, पांडिचेरी की विधानसभाएं राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेती हैं। लिख लिया भाई, आगे लिखिए। या आया इतना समझ में? एक बार रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एक बार देखते रहे। आज का हमारा टॉपिक था प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट क्या होता है? राष्ट्रपति के बारे में आज हमने जाना। ये हमारी 12वीं क्लास है, ठीक है। क्या होता है राष्ट्रपति? राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक, मतलब पहला नागरिक होता है। भारतीय राष्ट्रपति क्या होता है? भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च पद है। सर्वोच्च मतलब बड़ा पद है। आ रहा समझ में भाई? जिसको ऑनलाइन वाले बच्चे जिसको नहीं आए, साथ के साथ पूछना। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति संघ का शासन चलाने वाला व्यक्ति होता है। जो एक आपकी जो संघ बनाया हुआ है, जो आपकी यूनियन बनाई हुई है, उसको चलाने वाला व्यक्ति होता है। मेन संविधान के उच्च पद पे होता है। भारत का प्रथम नागरिक होता है और गणराज्य का सर्वोच्च पद है, सबसे बड़ा पद है, ठीक है। संघ की कार्यपालिकीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है।
जो भी कार्यपालिका से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं वो सारी चीजें किसमें है, या जितनी भी पावर है वो सारे राष्ट्रपति में दी हुई है, राष्ट्रपति को दी हुई है। अब क्या है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष पूरी हो चुकी होनी चाहिए, ठीक है, 35 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, मतलब लोकसभा के पद पर होना चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर निर्वाचित होने की उस पर योग्यता रखता हो। आगे क्या लिख रखा है, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए, पहले ही किसी उस पर, ठीक है। कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से, जब शपथ लेता है वो उस तिथि से जब तक उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, अपने पद पर रहता है, ठीक है। आगे इतना समझ लो। आगे मैंने आपको बताया राष्ट्रपति का निर्वाचन का तरीका, मतलब राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा परोक्ष निर्वाचन होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आनुपातिक, आनुपातिक मतलब रेशियो में, जैसे जो भी कैटेगरी डिफाइन होती है वो रेशियो में होती है, ठीक है, उससे इनका निर्वाचन होता है। आएगा समझ में। निर्वाचक राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा संपन्न होता है। किस द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा, जो एक कमेटी बना दी चुनाव वाली, वो निर्वाचक मंडल में आती है, ठीक है, उसके द्वारा संपन्न होता है। आगे इतना समझ में आ रहा भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे आ रहा भाई, बीच बीच में बोलते रहा अगर भाई। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक सदस्य वरीयता के आधार पर मतदान करते हैं। वरीयता क्या होता है, वरीयता शब्द का इस्तेमाल होता है आपके मतलब निष्पक्ष, निष्पक्ष तरीके से, मतलब कोई धांधलीबाजी नहीं होती इसमें, ठीक है। आगे इतना, जो जिसको जितने वोट मिलने चाहिए उसको उतने वोट मिलेंगे, ठीक है। आगे इतना, आगे क्या है, निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित क्या होता है, जो पहले से चुने हुए होते हैं, ठीक है, निर्वाचित सदस्य तथा राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये तो हो गया संसद वाले। ये कौन से हो गए, विधानसभा वाले, जो राज्य से आते हैं, उसमें निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं इसके निर्वाचन मंडल में, निर्वाचन मंडल। आगे समझिए, इतना आया। ऑनलाइन वाले बच्चे बीच में बोलते रहे आकर भाई। अब क्या है, 70वें संविधान संशोधन, 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत केंद्र शासित राज्य है, जिसमें दिल्ली भी सम्मिलित है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया हुआ ना, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं हुआ, लेकिन इसको भी सम्मिलित किया गया है कि भाई आपकी वोट भी काउंट होगी, और जिसमें पांडिचेरी की विधानसभाएं भी होती है, ये भी राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेती है। आया समझ में, इतना आया। स्नैप लीजिए दीपक जी, स्नैप लीजिए जल्दी फास्ट। ये मेरे फोन से खिंचवाते हो फिर ये डलते भी नहीं है ना, अच्छा लग रहा है, ठीक है, हो गया। लिखिए भाई, अगला पॉइंट लिखिए। त्याग पत्र लिखिए, त्याग पत्र। अगर कोई राष्ट्रपति पद से अपने से संतुष्ट नहीं है तो फिर वो त्याग पत्र दे सकता है। तो त्याग पत्र कैसे देगा, वो चीजें लिखी, जल्दी जल्दी लिखिए भाई, फास्ट, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा जल्दी लिखिए। जिसको समझ नहीं आए साथ ही साथ पूछना भाई, महत्वपूर्ण क्लास होती है, आप छोड़ा ना करें क्लास को।
त्यागपत्र वह अपने कार्य काल की समाप्ति से पूर्व उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा पद छोड़ सकता है। त्यागपत्र कैसे दे सकता भाई? जब तक उसका कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाए, या कार्यकाल की समाप्ति अगर चाहता हो तो कार्यकाल की समाप्ति से पहले उपराष्ट्रपति को संबोधित, पहले बोल के संबोधित करके कि जी मैं छोड़ना चाह रहा हूं, उसके बाद वो त्यागपत्र दे सकता है। लिख लो, त्यागपत्र लिख लो। त्यागपत्र किसको देता हो? उपराष्ट्रपति को। त्यागपत्र लिखिए, लिख लिया? त्यागपत्र लिख लिया? सभी बच्चे लिख लीजिए भाई। त्यागपत्र किसको देता हो? राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, अब लिखिए पद मुक्ति। पद मुक्ति अपने पद से मुक्त होने के लिए। पद मुक्ति लिखिए, संविधान के उल्लंघन के आधार पर, संविधान के उल्लंघन के आधार पर पद मुक्ति, पद मुक्ति लिखिए इसके बारे में। संविधान के उल्लंघन के आधार पर संविधान के उल्लंघन के आधार पर, उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर, राष्ट्रपति पर महाभियोग महाभियोग चलाकर, देखिए महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। उसे पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग, ये जो शब्द है महाभियोग, महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लिख लिया? महाभियोग हेतु, महाभियोग हेतु अभियोग चलाने वाले सदन की, महाभियोग हेतु, महाभियोग हेतु लिख लिया? इसके बाद लिख दो अभियोग चलाने वाले, अभियोग चलाने वाले, देखो अभियोग चलाने वाले सदन में, अभियोग चलाने वाले सदन की
अभियोग चलाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। चलाने वाले सदन की समस्त संख्या, सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है। होने अनिवार्य है। ऑनलाइन वाले बच्चे आ रहा भाई, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? मतलब 1/4 सदस्यों की, हाँ आवाज नहीं आ रही भाई आज के बच्चों की। भाई 1/4 जो सदस्य होते हैं ना, उनके हस्ताक्षर होने जरूरी है महाभियोग हेतु। महाभियोग क्या होता है? जैसे ये नहीं होता कि भाई एक दूसरी पार्टी है, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं, जैसे मान लो आप पार्टी है, आप पार्टी के 70 सीट, ठीक है, टोटल है 70 सीट, इसकी आ गई 67 सीट, कांग्रेस की आ गई 1 सीट, अदर की आ गई 2 सीट, टोटल मान लो 70 सीट है, ठीक है। अब महाभियोग के लिए क्या होगा? कांग्रेस मान लो तोड़ लेती है, कांग्रेस किसके तोड़ लेती है, मान लो कितने तोड़ लिए? कांग्रेस ने इसके तोड़ लिए, इसके तोड़ लिए जैसे 55, ठीक है, 55 ये हो गए, ये कितने हो गए? 56, और ये भी मिला लिए कितने हो गए? 58, 58। अरे यहाँ कितने थे? 67। अब इनके कितने बच गए? कितने बच गए बताओ? जो भी बच गए 8 या 9, ठीक है। अब इसकी तो कम बच गई ना, और ये बच गए, तो क्या होता है? एक दूसरे के लिए महाभियोग चलाया जाता है, महाभियोग होता है, ठीक है। महाभियोग के लिए क्या होता है कि भाई एक दूसरे की सीटें तोड़नी पड़ती हैं, लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए अपोजिट होता है। इसमें तो क्या होता है? एक फ्लोरिंग टेस्ट होता है, उसमें लाए जाते हैं, आगे आपको बताऊंगा किस हिसाब से कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। तो इनकी सीटें आ गई। अब क्या है इसमें? महाभियोग हेतु अभियोग चलाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है। जैसे मान लो कोई मना कर दे कि जी नहीं, मेरा तो समर्थन नहीं है, तो हस्ताक्षर अनिवार्य है, ठीक है। ये आया? इतना समझ में आया क्या? ये नहीं आया। क्या नहीं आया? जैसे मान लो, देखो दोबारा बता, मान लो टोटल है 70 सीट, देखना किसका फोन आया है क्या? फोन की आवाज आ रही है, हाँ बोलो एक पर ही। देखो टोटल है 70 सीट जैसे दिल्ली में, ठीक है, हाँ ठीक है। अब जैसे मान लो आम आदमी पार्टी को मिल गई, जैसे मान लो 46 सीट, ठीक है, इसमें 24 सीट वैसे मिल गई, तो कितने हुए? 4, 10, 6 और 7, ठीक है, टोटल होगी ना 70। अन्य को किसी को भी नहीं मिली। अब जैसे मान लो 24 सीट और लगा लो, 24 की बजाय यहाँ 22 सीट लगा लो, यहाँ पे 2 सीट लगा लो। अब सबसे ज्यादा किसकी सीट है? आपकी, आप पार्टी की। अब क्या है? महाभियोग कैसे चलाया जाएगा? एक दूसरे की गठबंधन को तोड़ने के लिए। अब क्या होंगे? ये जो 46 आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं,
इनको तोड़ने के लिए क्या किया जाएगा, उनको प्रलोभन दिया जाएगा कि भाई हम आपको पैसे दे देंगे, मंत्रिमंडल पद दे देंगे, तो इसके कुछ एमएलए को तोड़ के ये इसमें अपने में जोड़ लेंगे, फिर किस हाँ ये वाले देंगे तो ये इसमें आ जाएंगे, उनकी मेजोरिटी कम हो जाएगी तो इनकी सरकार टूट जाएगी, और जिसके पास जितना ज्यादा बहुमत होगा सरकार फिर किसकी होगी, कांग्रेस की हो जाएगी। यही चीज था, आ गया इतना समझो, तो वही चीज। लिखिए भाई आगे, जल्दी लिखिए। अभियोग चलाने के 14 दिन बाद, अभियोग चलाने के 14 दिन बाद अभियोग अभियोग चलाने के 14 दिन बाद अभियोग चलाने वाले सदन में अभियोग चलाने के 14 दिन बाद अभियोग चलाने वाले सदन में चलाने वाले सदन में लिखिए जल्दी जल्दी, वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा, सदन में उस पर विचार किया जाएगा। ठीक है, मतलब जो इन्होंने अभियोग चलाने की जो बात करी थी ना महायोग हेतु, उस पर विचार किया जाएगा 14 दिन के बाद। ठीक है, यदि यदि अभियोग का प्रस्ताव यदि अभियोग का प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संख्या के अभियोग का प्रस्ताव यदि अभियोग का प्रस्ताव यदि अभियोग का प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या 2/3 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत हो जाए, 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत हो जाए, तो उसके उपरांत उसको कहां भेज दिया जाता है, द्वितीय सदन में। स्वीकृत हो जाए तो उसे द्वितीय सदन के पास भेज दिया जाता है। देख लिया, आ गया है समझ में। अब क्या होता है,
दूसरा सदन, ये द्वितीय सदन में भेज दिया ना, द्वितीय सदन में भेज दिया ना। अब दूसरा सदन, द्वितीय सदन मतलब दूसरा सदन। अब दूसरा सदन इसको क्या करेगा, जांच के लिए, जांच के लिए इसको भेज देगा या इसके लिए कमेटी बना देगा। देखो दूसरा सदन, दूसरा सदन, इसमें आगे लिखिए भाई, दूसरा सदन इसकी स्वयं जांच करेगा या इसके लिए विशेष समिति नियुक्त करेगा। ठीक है, दूसरा सदन इसकी स्वयं जांच करेगा या इसके लिए विशेष समिति नियुक्त करेगा। दूसरा सदन इसकी स्वयं जांच करेगा या विशेष समिति के पास भेज देगा। लिख लिया, लिख लिया। ऑनलाइन वाले बच्चे लिख लिया भाई। बोलिए भाई जल्दी। लिख लिया, ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार बोल दो भाई जल्दी। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब आगे लिखिए, विशेष समिति नियुक्त करेगा। ठीक है, विशेष समिति नियुक्त करेगा या उसके पास भेज देगा। नियुक्त भी लिख सकते हो आप इसको, विशेष समिति ऐसे भी लिख सकते हो, नियुक्त करेगा। ठीक है, विशेष समिति नियुक्त करेगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब जैसे दूसरे सदन के पास भेज दिया, अब या तो दूसरा सदन इसकी खुद जांच करेगा, स्वयं जांच करेगा, या इसके लिए कोई विशेष समिति नियुक्त कर देगा। अब क्या होगा, अब राष्ट्रपति को बुलाएंगे। लिखिए अलग पॉइंट में, राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होकर, राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होकर या अपने प्रतिनिधि द्वारा अपना पक्ष रख सकता है, या अपने प्रतिनिधि द्वारा अपना पक्ष रख सकता है। आगे समझ लो, यदि, देखिए, यदि राष्ट्रपति द्वारा, सॉरी, यदि इस सदन में, यदि इस सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं, इस सदन में राष्ट्रपति के ऊपर
लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं देखिए, आरोप अगर सिद्ध हो जाते हैं और सदन भी अपने कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से अब महाभियोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, आरोप भी सिद्ध हो गए भाई। देखो पहले क्या हुआ, यहां से पहले पहले ये लिखो, फिर शुरू से समझाता हूं। लिखो, आरोप सिद्ध हो जाते हैं और सदन भी अपने कुल सदस्यों के और सदन भी अपने कुल सदस्यों कम से कम कितना होना चाहिए, 2/3 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, बहुमत से महाभियोग को स्वीकार कर लेता है, तो प्रस्ताव स्वीकृत होने की तिथि से राष्ट्रपति पद मुक्त समझा जाएगा। तो प्रस्ताव स्वीकृत होने की तिथि से राष्ट्रपति पद मुक्त समझा जाएगा। ठीक है, लिख लिया, आ गया, इतना आया समझ में, आया है नहीं आया, एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। देखिए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे शुरू से, राष्ट्रपति का त्याग पत्र किसको देता है, वो उपराष्ट्रपति को देता है। आ गया इतना समझ में। आगे पद मुक्ति, राष्ट्रपति की पद मुक्ति कैसे होती है, मतलब उसको उसके कार्यभार से कैसे पद मुक्त हटाते हैं, उसको कैसे करते हैं। ठीक है, ये देखो, संविधान के उल्लंघन के आधार पर, अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है, उसके उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, महाभियोग मतलब एकजुटता। ठीक है, चाहे पक्ष की हो या विपक्ष की हो, ऐसे करके। ठीक है, अब क्या है, महाभियोग कैसे होता है, महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, इतना समझ में। आगे क्या है, महाभियोग हेतु क्या क्या किया जाता है, महाभियोग हेतु अभियोग चलाने वाले, अभियोग मतलब जो तोड़ने वाले हैं, अभियोग चलाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 मतलब 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है। आया इतना समझ में। महाभियोग अगर किसी को लाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, सदन की समस्त संख्या के, मतलब जो कुल संख्या है
उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं, जो महाभियोग लाना चाहते हैं उन अभियोग वालों व्यक्तियों के। ठीक है, आगे क्या है, अभियोग चलाने के 14 दिन के बाद, जब इन्होंने यह महाभियोग चलाया उसके 14 दिन के बाद, मतलब हस्ताक्षर हो गए, हस्ताक्षर होने के बाद अभियोग चलाने वाले, इसके 14 दिन के बाद अभियोग चलाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा। ठीक है भाई, उसके 14 दिन के बाद उस पर विचार किया जाएगा कि भाई क्या कुछ ला रहे हो आप। उसके बाद क्या होता है, यदि अभियोग का प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 स्वीकृत हो जाए, मतलब 2/3 2/3 हो जाए, तो उसे द्वितीय सदन के पास भेज दिया जाता है। द्वितीय सदन मतलब दूसरी सदन के पास, ये पहली सदन। ठीक है, आया समझ में। अब दूसरे सदन में इसकी जांच क्या होती है, या तो ये जांच खुद ही करते हैं, या तो स्वयं कर लेंगे, या उसके लिए एक विशेष समिति की नियुक्ति कर देंगे, जैसे जांच कमेटी नहीं होती ऐसे। इतना आया समझ में, आया आपको, आया। अब क्या है, राष्ट्रपति, अब देखो, अब क्या है, कोई किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाता है कि भाई आपने संविधान का उल्लंघन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब क्या होता है, ये तो हो गया इंटरनल चीजें। अब उस व्यक्ति को भी तो बुलाया जाता है भाई, तो अब राष्ट्रपति को बुलाएंगे। अब राष्ट्रपति या तो स्वयं उपस्थित हो जाएगा, या तो खुद उपस्थित हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होकर या अपना कोई प्रतिनिधि भेज देगा। जैसे मान लो कि कोई सांसद कार्यालय में काम करता है और वो किसी कारणवश वहां नहीं पहुंच जाता, तो वो कहता है कि भाई मेरी बजाय मेरा प्रतिनिधि आ जाएगा। उसको बोलते हैं ना सांसद प्रतिनिधि, मतलब सांसद कार्यालय द्वारा भेजा गया एक प्रतिनिधि, मतलब उसके द्वारा अपॉइंटेड एक व्यक्ति। ठीक है, तो राष्ट्रपति या तो खुद उपस्थित हो जाएगा, या क्या होगा, अपने प्रतिनिधि को अपना पक्ष रखने के लिए भेज देगा कि भाई जो भी सफाई देंगे उसको। आ गया। अब क्या हो गया, इस सदन में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं। अगर राष्ट्रपति के द्वारा जो भी आरोप सिद्ध हो जाते हैं, एक तो आरोप सिद्ध हो गए, पहली बात, अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं। दूसरा क्या होगा, सदन भी अपने कुल सदस्य कम से कम कितना होना चाहिए, 2/3 बहुमत से महाभियोग को स्वीकार कर लेता है। ये जो भी कमेटी बनी है, अगर 2/3 सदस्यों को भी अगर उसमें सम्मिलित कर लेता महाभियोग के लिए, परमिसिबल कर लेता है, अगर ऐड कर लेता है, और उस पर आरोप भी सिद्ध हो गए, तो क्या होगा, तो प्रस्ताव स्वीकृत होने की तिथि से, जब भी प्रस्ताव स्वीकार किया है उस तिथि से राष्ट्रपति को पद मुक्त समझा जाएगा, मतलब उसके पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, आ गया इतना समझ में। ठीक है, अब राष्ट्रपति पद की शपथ कौन लेता है, लिखो। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। इसकी पद की शपथ कौन लेता है, राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है, पद की शपथ कौन दिलाता है भाई। जल्दी जल्दी लिखिए। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, हाँ सुप्रीम कोर्ट लिख दो, मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट या हिंदी वाले लिख लो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। लिख लिया।
उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर ये हो, अगर ये ना हो तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, अगर ये नहीं हो तो इसकी अब्सेंट में कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। अनुपस्थिति में कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है। कार्यवाहक राष्ट्रपति, अगर मान लो इसको हटा दिया जाए तो एक कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है ना। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अलग से लिखो, कार्यवाहक राष्ट्रपति। भाई इसका स्नैप ले लो जल्दी, आ जाया कर यार जल्दी। अच्छा लेना फोटो, हो गया। लिखो कार्यवाहक राष्ट्रपति, हेडिंग बनाओ कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति, जल्दी मार्केट मिला है ना, चल नहीं रहे। कार्यवाहक राष्ट्रपति लिख लिया। उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है। लिख लिया। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अधिक से अधिक 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। है? राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है।
वेतन कितना होता भाई? 5 लाख रुपए महीना। अगर वेतन की बात आए तो 5 लाख रुपए महीना। ठीक है। राष्ट्रपति को कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त है? देखो, राष्ट्रपति को प्राप्त विशेषाधिकार। विशेषाधिकार। देखो, राष्ट्रपति को विधि के समक्ष समानता से छूट दी गई है। विधि के समक्ष समानता से छूट दी गई है। मतलब कानून की। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों और कार्यालय के कर्तव्यों का कार्यालय के कर्तव्यों का निष्पादन करते हुए निष्पादन करते हुए निष्पादन करते हुए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। राष्ट्रपति को अपने पद के दौरान राष्ट्रपति को अपने पद के दौरान किसी भी न्यायपालिका के दौरान किसी भी न्यायपालिका के दौरान
न्यायपालिका के दौरान हिरासत में रखने या जेल में रखने का आदेश नहीं दिया जाएगा। आदेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है भाई, मतलब जो भी कानून बनाया हुआ है, विधि मतलब लॉ, जो भी लॉ बनाया हुआ है उसके समक्ष समानता में छूट दी गई है। ठीक है, उसके लिए कानून में छूट दी गई है। राष्ट्रपति अपनी शक्ति और कार्यालय के अपने कर्तव्यों का निष्पादन करते हुए, मतलब कार्यालय में कोई भी काम कर रहे हैं या कोई भी अपनी पावर यूज कर रहा है, ठीक है, करते हुए किसी भी कोर्ट के अंदर उसको नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, राष्ट्रपति को न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे कि भाई कोई भी कहे कि यादव जी जवाब दो यार, तो उत्तरदायी नहीं होंगे। आया समझे। दूसरा, राष्ट्रपति को अपने पद के दौरान, जब वो राष्ट्रपति है, पद पे रहते हुए किसी भी न्यायपालिका के दौरान हिरासत में रखने, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता और उनको जेल में रखने का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये राइट है। ठीक है, लिखो। एक अलग से पॉइंट भी लिख लो। राष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव आयोग द्वारा संपन्न कराया जाता है। चुनाव आयोग द्वारा संपन्न कराया जाता है। चुनाव आयोग द्वारा संपन्न कराया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव आयोग द्वारा संपन्न कराया जाता है तथा इससे संबंधित सभी विवाद केवल सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। इससे संबंधित सभी विवाद क्या है? केवल सर्वोच्च न्यायालय में के अधीन है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी विवाद आता है तो उसकी कहाँ पे सुनवाई होगी? सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। दीपक जी मार्कर नहीं चल रहे, मेरे को और काम करवाना है। अब कहाँ से लेके आओगे? पहले अरेंजमेंट करनी चाहिए, हर क्लास में बोलता हूँ। लिख लिया? यह दूरी क्लास करवा रहा हूँ मैं यार, अगली क्लास करवाऊंगा। ठीक है, स्नैप ले लो इसका एक बार। हो गया? ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही। क्लोज करो।